नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कोई किसी खास चैप्टर पर अध्ययन नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। इतिहास के एक कालखंड के परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल के बाद में इतिहास को अगर अगले किसी काल में बांटा गया है तो वो है आद्य ऐतिहासिक काल। देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के कालक्रम के बारे में, उसके अवधि के बारे में और उसके विभाजन के बारे में, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमारे परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से पूछी जाती। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। अगर हम बात करें इतिहास को, तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक ऐसा कालक्रम जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही जानकारी का आधार होता है, वहाँ पर हमने प्रागैतिहासिक काल रखा। इसके बाद में इतिहास का एक ऐसा कालक्रम देखने को मिला जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुए, परंतु उन साक्ष्यों को विधिवत तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता, और इस वजह से उस काल को हमने आद्य ऐतिहासिक काल नाम दिया। इस काल की भी जानकारी के जो स्रोत हैं या जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वो सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होती है। अगर हम तीसरे काल की बात करें तो वो ऐतिहासिक काल है, जहाँ पर इतिहास के लिखित अध्ययन भी हमको प्राप्त होते हैं, विवरण भी प्राप्त होते हैं, और उसकी हमने विवेचना भी की है, उसका हमने अध्ययन भी किया है, या उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इस तरीके से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पढ़ लिया है। जो लोग अभी चैनल पर नए हों वो पिछले वीडियो को जा करके देख लें, जिससे आद्य ऐतिहासिक काल आपको विधिवत समझ में आ जाए, आगे के वीडियोज़ भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम चर्चा करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, अगर इस हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बता रखा है कि आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसके बारे में लिखित विवरण तो प्राप्त है, लिखित विवरण तो है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी इस काल के बारे में लिखित विवरण तो हमें प्राप्त है, परंतु उसका स्पष्ट अध्ययन न होने के कारण उसको पढ़ा ना, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा ना जा सकने के कारण इस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि लिखित विवरण तो हमारे पास है, परंतु उसको हम पढ़ नहीं सकते। तो हमको इस काल के बारे में जानकारी का एक ही आधार बचेगा, वो रहता है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। तो जिसके बारे में लिखित विवरण है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे काल को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अगर इसके हम काल अवधि की बात करें तो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, या हम ये कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक लोहे के अस्तित्व में आने तक या महाजनपदों के विकास तक का जो क्रम है उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम विभाजन की बात करें तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया, और मुख्य रूप से इस काल का मानव सभ्यता का मानव है, संस्कृत का मानव है, इसीलिए इसको हम संस्कृत या सभ्यता में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो इसका विभाजन देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी पहला जो इसका सभ्यता का विभाजन किया गया उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आगे विस्तृत से पढ़ेंगे।
कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहासकारों ने इसके अलग अलग नाम दिए, तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इतना जान लेते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अगर इसके हम काल की बात करें तो इस काल में कई इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। किसी ने 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल डिवाइड किया है, तो किसी ने 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, और किसी ने 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। इस तरीके से इसके काल अवधि के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। तो अगर हम इसके विभाजन में देखें तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक, जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से अपने चरम पर थी, या ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बाद जब ये चरम पर थी और इसके पतन के समय तक, चूंकि 1500 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए इसके उच्चतम जो चरम सीमा है वो हम 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब इसको हमने आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्राक्षर है। इसमें लगभग 500 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 64 जो अक्षर हैं वो मूल रूप से ज़्यादा प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु ये जो अक्षर हैं वो चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए गए, इसी वजह से इनका स्पष्ट अध्ययन नहीं किया जा सकता, और इसी का वजह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ इसके परिचय के बारे में अध्ययन करना रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या है, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई। अगर दूसरी बात करें तो इसके नामकरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नामकरण के बाद में इसके काल के बारे में, यानी काल अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक विकसित हुई। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पूछा जा सकता है। स्थलों के साथ में इसके भौगोलिक विन्यास के बारे में पूछा जा सकता है। भौगोलिक विन्यास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके सांस्कृतिक संगठनों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ के साक्ष्यों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके पतन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा विषय बन जाता है और वैविध्यपूर्ण ऐतिहासिक विषय बन जाता है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, काल अवधि क्या है, स्थल, भौगोलिक विन्यास और इसके सांस्कृतिक संगठन, इसका व्यापार, वाणिज्य और इसकी राजनीतिक प्रणाली, साक्ष्य और प्रमुख स्थल और नगर और इसके पतन के कारण, ये सारी चीज़ें हम अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है और उसकी अवधि क्या है। तो पहला जो विभाजन किया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। अगर हम दूसरे विभाजन की बात करें तो इसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता। और अगर इस वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता 1500 ईसा पूर्व पर समाप्त मानी जाती है, इसलिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी जहां तक आद्य ऐतिहासिक काल रहा 600 ईसा पूर्व तक, ये हमारा वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। अगर हम इसके पुनः विभाजन की बात करें, वैदिक काल के पुनः विभाजन की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से जो पहली सभ्यता आती है उसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता। अब इस ऋग्वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसके ड्यूरेशन में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक का जो अवधि है वो हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता कहलाती है। अब ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता ये कैसे अस्तित्व में आई, तो मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता वेदों के आधार पर गढ़ी गई, लिखी गई।
क्योंकि वेद भी मूल रूप से संस्कृत भाषा में है और इनका स्पष्ट अर्थ नहीं ज्ञात किया जा सकता, और इसी वजह से इसको हमने आदि ऐतिहासिक काल में रखा है। वैदिक सभ्यता में पहली जो सभ्यता आई वो ऋग वैदिक सभ्यता है। मुख्य रूप से सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो वेदों के आधार पर जिस सभ्यता की जानकारी हमको प्राप्त होती है तो वो सभ्यता हमें ऋग वैदिक सभ्यता कहलाती है, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और इसी वजह से वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसको हम ऋग वैदिक सभ्यता मानते हैं। यहाँ 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय की बात की गई है। अब यहाँ अगर हम बात करें ऋग वैदिक सभ्यता में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना रहेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले अध्ययन करना पड़ेगा वेदों का। वेदों के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, किस वेद का स्वरूप कैसा है, कौन सा गद्य में लिखा है, कौन सा पद्य में लिखा है, किसके कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं और कितने बालखिल्य हैं। इस तरीके से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार भी पूछा जा सकता है, यानी इसके विस्तार के बारे में पूछा जा सकता है, इसके स्वरूप के बारे में पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था, नगर नियोजन था या ग्रामीण सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक थी। तो इस तरीके से स्वरूप पूछा जा सकता है। इसके अलावा वैदिक कालीन शब्दावली भी पूछी जा सकती है, शब्दावली भी यहाँ से पूछी जाती। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल जो देखने को मिलते हैं वो वैदिक कालीन देवी देवताओं, चूँकि वेदों में प्रकृति के प्रति और कुछ देवताओं की उपासना के बारे में मंत्र लिखे गए, तो यहाँ पर वैदिक कालीन देवताओं के बारे में, नदियों के बारे में और इत्यादि चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देवताओं, यज्ञ अनुष्ठानों, यज्ञ संस्कारों, विवाहों इत्यादि के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रश्न बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरी सभ्यता के, तो इसके बाद जो सभ्यता आती है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। अब इस सभ्यता को हम उत्तर वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वेदों के बाद जिस सभ्यता का जन्म हुआ, वेदों के बाद जिस सभ्यता को जाना गया उसको हम उत्तर वैदिक, उत्तर का अर्थ होता है बाद में, यानी वेदों के बाद की जो सभ्यता है उसको हम उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसके अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता मानी जाती है। अगर हम मुख्य रूप से वर्गीकरण की बात करें वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता की अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक सभ्यता एक ऐसा काल है जहां पर मनुष्य लोहे से अपरिचित था, यानी यहाँ के मनुष्य को लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक सभ्यता का काल ऐसा काल है, अगर हम बात करें 1000 ईसा पूर्व की, तो 1000 ईसा पूर्व से मनुष्य लोहे के बारे में जानकारी रखने लगा था, परिचित हो चुका था और धीरे धीरे लोहे का प्रयोग करने लगा था। तो 600 ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लोहे के अस्तित्व में आने से उसके व्यापक प्रयोग तक का जो काल है उसको हम उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं। ये धातुओं के प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो एक ऐसा काल जिसके बारे में मनुष्य लोहे के बारे में जानता भी नहीं था, उस काल को हम ऋग वैदिक काल कह सकते हैं। और जहाँ से लोहा अस्तित्व में आया और उसके व्यापक प्रयोग हुआ उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसको ऋग वैदिक सभ्यता, और उसके बाद की सभ्यता को हम उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक सभ्यता तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं यहाँ के व्यक्तियों के रहन सहन के बारे में। रहन सहन कैसा था, जो कर्मकांड थे वो कैसे हो गए थे, क्योंकि ऋग वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठान होते थे और यही यज्ञ अनुष्ठान आगे चल करके धार्मिक कुरीतियों के रूप में भी हुए या आडंबरों के रूप में प्रचलित हुए। तो यहाँ के कर्मकांडों के बारे में क्वेश्चन, कर्मकांड कैसे थे, कर्मकांडों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ के राजनीतिक प्रणाली के बारे में, चूँकि लोहे के अस्तित्व में आ जाने पर भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। राजनीतिक विन्यास हुआ और भारत छोटे बड़े कई महाजनपदों में विभाजित होने लगा। तो यहाँ की राजनीतिक घटनाओं के बारे में या राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा उत्तर वैदिक सभ्यताओं में प्रचलित कुछ शब्दावलियाँ भी पूछी जा सकती हैं या इस काल के स्वरूप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा आद्य ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण था, आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन था।
तो आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में लिखित विवरण तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसका ड्यूरेशन माना जाता है। मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांटते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास जो नगर नियोजित हुए, जो विकसित हुए, उसी के आधार पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों से प्रश्न बनते हैं। एक लंबा विषय है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था आदि ऐतिहासिक काल के विभाजन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको आदि ऐतिहासिक काल का विभाजन समझ में आया होगा। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके बारे में लिखित विवरण तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हमारी जानकारी के आधार हैं। अगली की वीडियो के माध्यम से हम उल्लेख करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके नामकरण, उसके परिचय, उसके उद्भव, उसकी अवधि, उसके प्रजाति के लोगों, उसके साक्ष्यों, स्थलों और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और ढेर सारी सूचनाएं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।